आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द रेड माइक दुनिया। हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं। हम सबकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी सबकी जिम्मेदारी है अच्छे नागरिक बनना और अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा समाज देना, साथ में अच्छा पर्यावरण भी देना। यानी साफ नदियां, साफ हवा, ये सब सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके परिणाम भी भुगतने को तैयार रहना होगा। हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मसले की और बहुत जिम्मेदारी के साथ हम ये मसला आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ताकि आप भी समझें कि सरकारों के साथ साथ हमारी भी क्या जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारी सांसें उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम बहुत सारे मसलों पर व्यस्त रहते हैं, मसरूफ रहते हैं और इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सजग रहने की जरूरत है। अगर एक देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, यानी एमिशंस, यानी उत्सर्जन उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है कार्बन का, तो दूसरा प्रभावित देश उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक बहुत अहम फैसला है और हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि एक अवेयर सिटीजन बने और इस विषय पर भी चर्चा करें जो बहुत जरूरी है। शाही साहब, पहले तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जो फैसला है वो पूरा फैसला बताएं हमारे दर्शकों को कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है और उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर आएंगे। जी। सौरभ, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि कितना इम्पोर्टेंट ये इशू है, कि तमाम बातें मतलब मुझे याद है जब बार्सिलोना में 1992 में, मैं बहुत छोटा था, मैं क्लास 2 में था। लेकिन उस जमाने में बार्सिलोना में जब पहली बार क्लाइमेट को लेके इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, खैर आप तो नहीं होंगे उस समय, लेकिन वो आपको याद होगा कि उस जमाने में ओजोन का बड़ा मामला था। ओजोन पे बड़ी बात होती थी, ओजोन लेयर जो जी है जी उसमें जी। छेद हो रहा है और ये है। और दुनिया के जो देश हैं वो जमा हुए वहां पे लैटिन अमेरिका में, फिर बाद में बार्सिलोना में। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इसको ठीक करेंगे। और आज आप देखिए, आज ओजोन लेयर की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को रिस्टोर कर रहा है। क्योंकि जो क्लोरोकार्बन गैस था, सीएफसी, जो उस जमाने में हम फ्रिज में, एसी में, इन सब चीजों में यूज करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया, जिसके कारण वो उसमें छेद होता था ओजोन में। और आज जो है दुनिया में उस गैस को 99.997% रिप्लेस कर दिया गया है, तो ओजोन हील हो गई। यानी दुनिया ने दिखाया कि वो अगर साथ आएगी तो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन उसके बाद नए मुद्दे आए, क्लाइमेट चेंज का जो व्यापक मुद्दा है, खासकर फॉसिल फ्यूल के लेके। तो कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला दिया है और ये बहुत ही अहम फैसला है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाऊं, फैसला क्या दिया, फैसला मैं पहले बता दूं, उसका लुब्बो लुबाब, उसके बाद हम उसके डिटेल में जाएंगे। फैसला ये दिया है, सबसे बड़ा फैसला ये दिया है कि कंट्रीज मस्ट मीट देयर क्लाइमेट ऑब्लिगेशन एंड फेलिंग सो वुड वायलेट इंटरनेशनल लॉ। यानी हर देश को उन पे जो ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है क्लाइमेट को के प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति, उसका निर्वहन करना पड़ेगा। एंड फेलिंग टू डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि आपने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है। और उससे जुड़े हुए जो भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, यानी आप पे फाइन लगाए जाए, आप पे मुकदमा किया जाए, ये तमाम चीजें होंगी। ये छोटे से लुबो लुबा मैंने बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट समझने का ये है कि भाई, आप पूछेंगे कि भाई हम तो आज तक समझते थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जो फिलिस्तीन पे कब्जा कर रखा है इसराइल ने, इस तरह की चीजें आती हैं। ये क्लाइमेट कहाँ से आ गया? तो होता ये है कि कई बार नाम से ये समझ में नहीं आता, पर हमारे जो दर्शक, सजग दर्शक हैं, वो जानते हैं कि आईसीजे जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का ही एक कोर्ट है। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, वो बाद अवकात डिसीजन ये लेती है कि अगर उनको कोई चीज पे कंफ्यूजन होता है कि इस पे हमको क्लैरिटी नहीं है, तो वो एडवाइजरी ओपिनियन लेती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
जो पिछले साल हमने फिलिस्तीन के मामले में भी देखा कि जब जब जनरल असेंबली ने पारित कर दिया कि ऑक्यूपेशन है और इसके बदले में इजराइल को टारगेट करना जो है हमारी जिम्मेदारी है, तो एडवाइजरी ओपिनियन दी गई कोर्ट से कि भाई एक चीज जो हम समझ रहे हैं उसको आप उस पर मुहर लगा दें कि हम सही समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं। एडवाइजरी का भी यही मतलब होता है। उन्होंने मुहर लगा दी। अब इस पे भी यही हुआ कि 2021 में पैसिफिक आइलैंड जो कंट्रीज हैं, कई तमाम कंट्रीज हैं जो पैसिफिक आइलैंड में छोटे कंट्रीज हैं, ये लो लाइंग कंट्रीज हैं, और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है और सी लेवल राइज होता है तो इन देशों के डूबने का खतरा होता है। उसी में से एक देश है वनूटू, जिस वनूटू के ने इस पे केस किया, यानी वनूटू जो है यूएन असेंबली में गया और उसने कहा कि भाई ये हमारे लिए तो जीने मरने का सवाल है, आप इसके बारे में पता करें। 2023 में जनरल असेंबली ने पारित कर दिया कि यह एडवाइजरी ओपिनियन अब हम लेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। 2 सवाल पूछे गए एडवाइजरी ओपिनियन में, 2 चीजें पूछी गई। क्या 2 सवाल पूछे गए? पहला, व्हाट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डज मेंबर स्टेट्स हैव विज़-अ-वी क्लाइमेट चेंज? क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंबरान देश हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबरान हैं, उनके क्या हैं? पहला ये सवाल पूछा। दूसरा कि व्हाट आर द इफ दे फेल देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? अगर जो ये जिम्मेदारियां हैं, पहले तो आप ये बताएं कि इनमें उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और अगर वो फेल होते हैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में तो फिर उनपे क्या रिकोर्स होगा, यानी उनके साथ क्या किया जाए। ये 2 सवाल पूछे गए थे। इस 2 सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया है। पहला कि कंट्रीज मस्ट मीट क्लाइमेट ऑब्लिगेशन, सब पे ये है कि आप इसको ऑब्लिगेशन को मीट करें। फेलिंग टू डू सो विल लीड टू लिटिगेशन, आप पे केस होगा, आप पे जुर्माना होगा। तो मतलब जितना क्लैरिटी से बताया जा सकता था उतना क्लैरिटी से बता दिया गया है। और सौरभ, सबसे अच्छी बात यह है कि हम कई बार देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी तमाम तरह के इख्तलाफ होते हैं आपस में, लेकिन 15-0 से ये फैसला लिया गया, सर्वसम्मत फैसला लिया गया। और यही नहीं, इंडिविजुअल ओपिनियन में कुछ जजेस ने ये कहा है कि हम इससे भी आगे जाना चाह रहे थे, हम इससे भी ज्यादा कड़ा वर्डिक्ट देना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए हमारे पास नंबर्स नहीं थे। तो जो वर्डिक्ट है वो यूनानिमस है, और ये जिसको मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है क्लाइमेट एक्टिविज्म। क्लाइमेट एक्टिविज्म में बहुत बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। शाही साहब, आपको याद होगा जब हमारे दर्शक भी इस बात को, चूंकि मैं भारत से जोड़ के देख लेते हैं कि कितना असर है इस बात का कि हम सब एसी चलाते हैं, उससे भी कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां, उनकी मशीनें ज्यादा कार्बन एमिशन करती हैं। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था शाही साहब, तो हमें याद है कि हम एक स्टोरी करने सहारनपुर गए, और उस वक्त एक तस्वीर खींची थी हमने और अखबारों में छपी थी कि सहारनपुर से पहाड़ बहुत दूर बर्फ से ढकी चोटियां दिख रही थी, जो शायद अपने जीवन काल में हम दोबारा नहीं देख पाए, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, गाड़ियां बंद थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे विश्व में जब चीजें खुली होती हैं तो हम अपने पर्यावरण का कितना नुकसान करते हैं। तो शाही साहब, चूंकि हमने सहारनपुर की बात की, भारत की बात की, तो इस फैसले का असर आप भारत पर क्या देखते हैं? पहले वो भी करेंगे बात उस पर, लेकिन यूएस यूके पर पहले कर लेते हैं, फिर अंत में भारत पर चर्चा करेंगे। यूएस यूके पर भी मुकदमा चलने की बात है, क्योंकि बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन दोनों देशों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने के आसार हैं। लेकिन ये जो आईसीजे है, ये वर्डिक्ट तो दे देते हैं और इसके मायने भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन यूएस यूके सबसे शक्तिशाली देश हैं दोनों, इन पर ये कैसे मुकदमा चला सकते हैं या चल सकता है, या ये कैसे जवाबदेही तय करेंगे अपनी, या आईसीजे कैसे कराएगा इनसे? जी सर, देखें, 133 पेज का वर्डिक्ट है। मैं कल रात 12 बजे से 2-2:30 बजे तक मैं उस पे सारे पेजेस को पढ़ता रहा। मैं देखता रहा कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, कि ये जो 2 सवाल इनसे पूछे गए उसके जवाब तो बड़े क्लियर हो गए। वो तो मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि जो एडवाइजरी ओपिनियन कोर्ट से मांगा गया वो एडवाइजरी ओपिनियन जो है उन्होंने दे दिया। लेकिन और क्या क्या चीजें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज।
पहला तो ये कि वर्डिक्ट में कुछ और चीजें ऐसी कही गई हैं जिसको लेके एक बेहुदा सा, जिसको कह सकते हैं कि एक डिबेट पिछले कई सालों से कुछ हलकों में चलता रहा है, उस बेहुदे डिबेट को इन्होंने सेटल कर दिया। पहला तो ये कि ढंग के जो साइंटिस्ट हैं, जिनकी कोई इज्जत है, जिन्होंने पीयर रिव्यूड जर्नल में कुछ छापा है, उसमें दुनिया के 95% के ऊपर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एमिशंस जो हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये ह्यूमन ड्रिवन है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी से ड्रिवन है ना। लेकिन ये 4-5% हैं जो बैड फेथ एक्टर हैं, या अमेरिका और इन बड़े जो कंट्रीज वहां पे जो ये जो क्लाइमेट डिनाइल वाले जो एक तबका है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग इसको डिनाई करते थे। अब क्या हुआ है, इसमें कोर्ट ने एक सीधा फैसला दे दिया है कि 2 साल, देखें 2023 में ये रेफर किया गया था, 2025 में ये जजमेंट आया है, तो 2 साल कोर्ट बैठी भी नहीं थी, वो दुनिया भर के साइंटिस्ट को बुला रही थी, बातचीत कर रही थी, उनसे सारा ओपिनियन ले रही थी, और उस ओपिनियन के बाद वो ये पहुंची है कि यस, क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूमन ड्रिवन एक्टिविटी। लोगों के द्वारा जो उनके कार्य हैं उससे वो ड्रिवन है। दूसरा, यस, फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल इमिशंस आर द मेजर कंट्रीब्यूटर। छोटे जो इंडिविजुअल लेवल पे हम जो कार चला ले रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, ये इतना असर नहीं करता जितना कि फॉसिल फ्यूल का इंडस्ट्रियल यूज और इंडस्ट्री का यूज। ये उन्होंने बात क्लियर कर दी। तो एक तो बड़ा थप्पड़ पड़ गया, ये तो जो लोग कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है ये हॉक्स है, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो, उसका तो उन्होंने जड़ से ही काम खत्म कर दिया। अब ये लीगली बाइंडिंग हो गई, अब उसका अब लड़ते रहिए अपने ड्राइंग रूम में, उससे कोई कानून को फर्क नहीं। अब अव्वल तो ठीक है। दूसरा ये इन्होंने बोला एज वन वुड इमेजिन, इस प्रस्ताव मैंने बताया कि वनूटू लेके आया था, ये जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री है वनूटू, वो ये लेके आया था प्रपोजल। इसके अगेंस्ट में कौन लड़ रहा था? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, यूएस और यूके। क्योंकि कोई भी दुनिया में बढ़िया चीज हो रही हो तो उसका विरोध करने के लिए आपको ये गाउल्स जो हैं ये वहां पे आपको नजर आए। इनके जो वकील हैं, उन्होंने बैड फेथ एक्टर, उन्होंने वहां दलील क्या दी कि इंटरनेशनल लॉ की कोई जरूरत नहीं है। जो इंडिविजुअल ट्रीटीज हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, इस पे जो हमने सिग्नेचर कर दिया है, उसमें जो हमको जो टारगेट अचीव करनी है, आई थिंक द ट्रीटीज आर इनफ। इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी से तो जब मन करता है विड्रॉ कर लेते हैं। 2 बार ट्रंप आया, 2 बार विड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपने जैसे ट्रीटी में क्या कहा गया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, कि जो टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, उसको हमको ला के नीचे करके 1.5 डिग्री करना है अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर था उससे ऊपर सिर्फ आप 1.5 डिग्री सेल्सियस ही कर सकते हैं। चाइना छोड़ के कोई कंट्री उस रास्ते पे नहीं है जो उसको अचीव कर सके, ठीक है। अब इनको क्या है, ट्रीटी आपने साइन कर दी, ट्रीटी का कोई वैल्यू तो है नहीं, इन्फोर्सेबल तो है नहीं। आप बातें बड़ी बड़ी करते रहिए सेमिनार में और आप उसको फॉलो। तो ये दोनों जाके कोर्ट को ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, ट्रीटी इज ना। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। हम जानते हैं, तुम लोग के जहनियत को जानते हैं, नथिंग डूइंग, ट्रीटी इज नॉट एनफ। कानून जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स थे एनवायरमेंटल कानून को, उसको एक जगह खींच के ले आया गया, एक जगह कर दिया गया। यानी अब रास्ता ये खुल गया है कि कोई भी कंट्री, जैसे फर्ज करें कि गुयाना है या वनूटू है या मार्शल आइलैंड है, अब अगर इनको ये सीधा केस कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के ऊपर में, स्पेशली यूएस यूके। उसमें भी ये कह दिया इन्होंने, वर्डिक्ट में बड़ा क्लियर कर दिया गया कि ठीक है, एमिशन को कट करना जरूरी है, बट द ओनस लाइज ऑन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड के जो कंट्री हैं उन पे ओनस है कि पहले वो कम करें, क्योंकि वो हिस्टोरिकली उनका एमिशन ज्यादा रहा। ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री भेज दें भारत और चाइना और वियतनाम और उसके बाद बोले कि इनका एमिशन ज्यादा हो रहा है। इनका एमिशन इसलिए ज्यादा हो रहा है कि तुम्हारा सामान बना रहा है। तो तुमने क्या किया, तुमने एमिशन को ट्रांसफर कर दिया, कंज्यूम तो तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है अव्वल। दूसरा, तुमको कंपनसेशन देना होगा ग्लोबल साउथ के उन कंट्रीज को जिनका क्लाइमेट से नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से। तो बड़ी ही क्लैरिटी से इन्होंने कर दिया है। तो अब ये देश जो हैं ये फ्री हैं कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री अगर ये एडवाइजरी ओपिनियन को नहीं मानते हैं तो उसके बदले में यूके यूएस पे केस कर सकते हैं, जुर्माना उन पे नाफिस हो सकता है, और जुर्माना ना भरने की सूरत में उनके चीजों का बाइकआउट जो है वो हो सकता है। उसके लिए इन्होंने दरवाजे खोल दिए।
दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये तो यूएस यूके के आपने बैकग्राउंड के साथ बताया। भारत भी अब धीरे धीरे काफी आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे यहाँ भी बहुत एमिशंस होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार भी कहता है, हमने अपनी रिपोर्ट में मानसरोवर झील से भी बात कही थी कि भारत में नदियों को हम पूछते हैं और अपनी नदियों को सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। मानसरोवर झील में चीन ने डुबकी लगाने पर भी रोक लगा रखी, कोई नहाएगा भी नहीं या पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ से निकल रही हैं, सिंधु, कैरानी और ये सब सारी चीजें। शाही साहब, हमारे भारत पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? कुछ बड़े उद्योगपतियों की भी क्या जवाबदेही तय होगी? क्योंकि अक्सर जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सब सारी बातें कहते रहते हैं, लेकिन उनको अखबारों में कहीं कोने में जगह मिलती है, लेकिन चूंकि कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, क्योंकि परिणाम नहीं भुगतने पड़ते हैं, इसलिए बात आई गई हो जाती है। लेकिन इस फैसले के बाद भारत पर क्या असर और क्या बदलेगा? मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहता था पिछली बार में। मैं वर्बेटिम पढ़ देना चाहता हूं कि आईसीजे के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, यूजी इवासावा, उन्होंने क्या कहा था। और मैं ये अब कोट अनकोट, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर अनइक्विवोकली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। काम खत्म। ये सारा जो पिछले 35 साल का ड्रामा था, ये एंटी क्लाइमेट चेंज जो एक्टिविज्म था, उसको एक लाइन में खत्म कर दिया गया, अनइक्विवोकली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इससे क्लियर लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम भारत पे आते हैं। देखें, मैं फिर से थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ की तरफ जाऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है। हमारे दर्शकों को याद होगा, पिछले साल जब फिलिस्तीन पे आईसीजे का ओपिनियन आया था, तो मैंने ये कहा था, एक चीज आप दर्शकों को समझाई थी कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है, उसका जो लॉ होता है, जो भी उसकी वर्डिक्ट होती है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई देश उसको फॉलो नहीं करेगा तो उस पर यूएन के सैंक्शन लग सकते हैं। जैसे यहां भी यूएन सैंक्शन नहीं लगा सकता, दूसरे देश केस कर सकते हैं। और समझ रहे हैं, वनूटू केस कर सकता है अमेरिका पे, फाइन लगा सकता है, फाइन सीक कर सकता है, और आईसीजे फिर उसको वर्डिक्ट देगा। वो वर्डिक्ट जो है लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। आईसीजे की एडवाइजरी ओपिनियन या उसने जो वर्डिक्ट दे दिया, वो लीगली बाइंडिंग हो ना हो, उसका यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन होता है। यानी वो सडनली जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं जनरल असेंबली के, उनके कोर्ट्स में उसका यूनिवर्सल जुरिडिक्शन हो जाता है। जो मैंने एक लाइन ये कही थी फिलिस्तीन वाले मसले पे, कि समस्तीपुर में भी कोई एक्टिविस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके इसराइल के खिलाफ केस कर सकता है। कोई समझें कि कोई सोल्जर घूमने के लिए आया बिहार, हालांकि क्यों आएगा, लेकिन मान लीजिए आ गया इसराइल से कोई घूमने के लिए बिहार, और समस्तीपुर में किसी ने उसके अगेंस्ट में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने में केस कर दिया, तो वहां पे यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। अब यही चीज क्लाइमेट में भी है। दो तरीके से यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन काम करता है। कुछ तो ऐसे देश हैं जो जिनके लीगल सिस्टम जो है ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इस तरह के कंट्रीज हैं। उनके कानून में यह प्रावधान है कि जो भी एडवाइजरी ओपिनियन आपने सीख की, जो भी वर्डिक्ट कोर्ट के तरफ से आया, वो ऑटोमेटिकली ही उनके लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आज ये वर्डिक्ट आ गई, तो उन देशों को के पार उसको रेटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लॉ अपने आप कानून में तब्दील हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिसमें ये डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन जैसा मैंने कहा यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है, तो भारत उन देशों में शामिल है। अब होगा यूं कि अभी तक देखें, एक चीज को समझे, पेचीदा कानून हमारे यहाँ कैसे था। हमारे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी बहुत पहले एबॉलिश कर दी गई, इंदिरा गांधी के जमाने में। उसके बाद ये हुआ कि आपको कोर्ट को बस ये प्रूव करना है कि लार्जर इंटरेस्ट में कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो फिर आपके राइट टू प्रॉपर्टी वहां पे गॉन हो जाता है। यानी आपके घर के सामने से सड़क गुजर रही है, आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, अगर कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि लार्जर ह्यूमन इंटरेस्ट। अब ये पासा पलट गया है, क्योंकि कोर्ट ने क्या कह दिया कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज अ ह्यूमन राइट।
यानी अब वो लार्जर इंटरेस्ट में, मतलब रास्ता बनाने से अगर 60,000 लोगों को फायदा हो रहा है, तो जंगल न काटने से पूरे दुनिया को फायदा हो रहा है। समझ गए कहाँ पे कानून किस तरह से आपको गर्दन पकड़ेगा। तो ये यूनाइटेड नेशन ने अब कह दिया है कि ये लार्जर, ये ह्यूमन इंटरेस्ट यानी वर्ल्ड के इंटरेस्ट के है, और इसका यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है। भारत में पेड़ कटेंगे तो वनूटू डूबेगा, ये रिलेशनशिप भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पेड़ काटने से वनूटू को क्या होगा या मार्शल आइलैंड को क्या होगा। तो अब जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो इसको आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हैं इंडियन कोर्ट्स में अगेंस्ट में उन इंडस्ट्रियलिस्ट के या सरकार के जो ये क्लेम करती थी जंगल काट, आपने आरे काट के बना दिया और कह दिया कि भाई लार्जर इंटरेस्ट में हो रहा है। कोर्ट ने आपकी बात मान ली कि हाँ भाई ठीक है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड कितने तो उदाहरण दें। एग्जैक्टली तो अब ये आर्ग्यूमेंट, यानी इसने क्लाइमेट एक्टिविस्ट को एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो मुहैया करा दिया है। अभी देखिए वर्डिक्ट कल आया है, अभी सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो ग्रीन पीस हो, चाहे वो ऑक्सफैम हो, चाहे इस तरह के जो दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन, टेरी है इंडिया में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, ये लोग अभी ये जो 133 पेज का जो वर्डिक्ट है उसको बारीकी से पढ़ेंगे। इसमें से उन कानून को चुनेंगे, जो उन आर्ग्यूमेंट्स को चुनेंगे जिसको वो इंडिया में जो केसेस चल रहे हैं वहां पे उस कानून को वो चला सकते हैं। अच्छा, अब एक और भी चीज है, अगर आपने ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया, कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया, तो वनूटू जैसे कंट्री अब इस बात के लिए फ्री है कि वो भारत के गवर्नमेंट पर भी केस कर सकते हैं। ये सिर्फ यूके यूएस पे केस करने के लिए नहीं हुआ है। यूके यूएस पे ज्यादा होगा क्योंकि जाहिर है कि ज्यादा एमिशन उनका है, लेकिन अब इससे कोई बच नहीं सकता। अब ये इसने लॉ फेयर का एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिससे कि जिसको कह सकते हैं ना कि एक बुलडोजर जैसा जो सरकारें और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कानून का जिस तरह से मखौल उड़ा रही थी, उसको रिवर्स करने का एक बहुत बड़ा टूल इसको मिल गया है। अब देखना है कि ये ग्रीन पीस और इस तरह के, अब तो हमारे भारत में तो अलग ही मामला है, ये तो इस तरह के जो एनजीओ होते हैं सरकार उसी को बैन कर देती है, लेकिन कान ऐसे पकड़ने का भी एक रास्ता होता है। हाँ, तो तमाम और चीजें हैं जिसके थ्रू इंडियन कोर्ट्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आइंदा सालों में हम देखेंगे कि इसके असरात जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे कैसे हो रहे हैं, ये हमको नजर आने लगेगा। अभी कागज में है, बट ग्राउंड पे असरात इसके नजर आएंगे भारत में नजर आएंगे। उन्होंने सारे मुद्दों पर बात की, यूएस यूके पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जजमेंट क्या है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आम दर्शक देख रहे हैं, और हम मानते हैं कि अगर आप द रेड माइक देख रहे हैं तो आप समझदार हैं और आप सजग हैं और आप जिम्मेदार हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है, कार्बन एमिशन क्या नहीं समझ पाएंगे तो नदियों में कूड़ा ना फेंकें। अगर भगवान से की मंदिर की चीजें हैं तो आप ना डालें नदियों में, जो डालते हैं हमारी नदियों में पूजा का सामान ना डालें, सड़क साफ रखें, गंदगी ना करें। एसी सौरभ, छोटी छोटी चीजें हैं, देखें पर्सनल लेवल पे हम लोग करेंगे तो हर आदमी की जिम्मेदारी, पर्सनल जिम्मेदारी भी है ना, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम करते थे एक जमाने में और जिसको हम भूल गए। मैं गांव अपने जाता हूं तो देखता हूं कि एक जमाने में पान की दुकान तक आधा किलोमीटर तक लोग जो है पैदल जाते थे, पान खा के पैदल आते थे। अब गांव की स्थिति शहरों से बदतर है। अब वो आधा किलोमीटर भी आदमी मोटरसाइकिल से जाता है, स्कूटर से जाता है, पान बनवा के स्कूटर से वापस चला आता है। तो जो काम हमारे हिस्से, जो कम से कम दिन में आप ये छोटी छोटी चीजें, गोश्त की दुकान पे जाना, पान की दुकान पे जाना, ये सब काम तो आप पैदल जाके कर सकते हैं ना, इसमें स्कूटर और कार उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जो है इंडिविजुअल, इनफैक्ट उस वर्डिक्ट में इसकी चर्चा है। देखिए फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा है ना, ये तो बोल दिया गया। तो आपके स्कूटर और गाड़ी में बात सही है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन आप भी तो स्कूटर कार में हम लोग तो यूज कर रहे हैं ना। ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि उन चीजों पे जाए जो हम पहले करते थे, और थोड़ा पैदल चलेंगे, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम फिट अपनी रहेंगे। सेहत बिल्कुल, हाँ तो आप बिल्कुल। जलवायु, हमारे पर्यावरण की सेहत अच्छी, हमारी सेहत अच्छी, तो अंत में जाते जाते हम यही कहेंगे कि आ, ये वीडियो हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी, और अब आपकी जिम्मेदारी है जो बातें हमने कही उस पर अमल करना। सरकारें अब जिम्मेदारी है उनकी, उनके ऊपर अब उनकी जिम्मेदारी तय भी हो रही है कोर्ट के जरिए। हम भी खुद को थोड़ा सा बदलें, सुधारें, पैदल चलें,
कूड़ा ना फेंकें, नदियां साफ रखें, हवा साफ रखें, और हमारे ही तो आने वाली जनरेशन है, उसी को तो हम अच्छा करके जाएंगे, उसी को तो अच्छा देके जाएंगे। तो शाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो द रेड माइक दुनिया को देख रहे हैं। और ये वीडियो हमें लगता है हमारा सबसे अहम वीडियोस में से एक है रेड माइक दुनिया का, क्योंकि ये सीधे हमारी आपकी सांसों से जुड़ा हुआ मामला है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।